Hello students, I am again here with a new topic that is crystal field theory. In last class we have completed valence bond theory. ठीक है, अपन बात कर रहे थे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. तो बॉन्डिंग में अपन ने फर्स्ट थ्योरी जो पढ़ा दैट इज बीबीटी, और अब सेकंड जो थ्योरी है अपनी वो क्या है सीएफटी दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अपन ने देखा बहुत सारी जो लिमिटेशंस थी बीबीटी में, सो अ न्यू थ्योरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस दैट इज सीएफटी. गॉट इट? दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब सबसे पहले अपन बात करें कि अपन ने बीबीटी की जब बात की थी तो अपन ने देखा था कि बीबीटी जो है वो क्या कहती थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट है. ठीक है. अब सीएफटी क्या कहती है? सीएफटी कहती है कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो कैसा है, आयोनिक. कैसा है? आयोनिक है. ठीक है. सीएफटी कहता है कि द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स इज आयोनिक बॉन्ड. अब आयोनिक है तो अपन देखते हैं आयोनिक बॉन्ड जब होता है हमेशा तो वहां पे फोर्सेस कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. कौन सी फोर्सेस होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अपन ने पढ़ा है, आपको याद है, तो अपन 9th 10th क्लास में पढ़ना शुरू होते हैं NaCl का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड में. तो Na के ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, फिर उसमें लिखते हैं फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अब आयनिक बॉन्ड है तो यहाँ पे एक चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. एक चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? हमेशा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. गॉट इट? तो जो अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है. उसने क्या कहा था? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो नेचर है, बॉन्डिंग का जो नेचर है वो कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड है. सीएफटी क्या कहती है? उसके अपोजिट कि जो मेटल और लिगेंड का जो नेचर है बॉन्डिंग का वो कैसा है? आयनिक है. ठीक है. आयनिक है तो यहाँ पे अपन देखेंगे आयनिक बॉन्ड है तो वन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड वन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज. तो अपन देखेंगे यहाँ अपना जो CMa है दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, उसको अपन किस तरह से कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं. क्यों? मेटल है और खाली है, डी ऑर्बिटल डेफिशिएंट है, तो किसकी तरह मान दिया उसको अपन ने? पॉजिटिव की तरह मान दिया. और नेगेटिव की तरह कौन बिहेव करता है यहाँ पे? लिगेंड. कौन बिहेव करता है? लिगेंड. क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया. ठीक है. और जब एक दूसरे को ये अप्रोच करेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपको जब पता है अप्रोच करता है, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होते हैं. अट्रैक्शन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और जिसकी वजह से सीएफटी क्या कहती है? उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है. एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड. कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड. गॉट इट? समझ आया इसमें आपको कितना डिफरेंस? चलिए अब आप आगे देखते हैं अपन कि अपन देखते हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो अपन देखेंगे लिगेंड्स के लोन पेयर में और जो सेंट्रल मेटल एटम है एकदम तो खाली नहीं है, मेटल है वो, तो डी ऑर्बिटल है उसमें, लेकिन फिर भी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लिगेंड के लोन पेयर में और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देयर विल बी रिपल्शंस. क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगी. और इन रिपल्शंस की वजह से जो अपनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थी, अपनी जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स थी, उनकी क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी. वो दो एनर्जी लेवल में, अलग अलग एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाएंगे. कैसे? वो भी अपन बात करेंगे. समझ आई? अपन देखते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है? डीजेनरेट. कैसी होती है? डीजेनरेट. डीजेनरेट टर्म अपन किसके लिए यूज करते हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी. अपन एक साथ बनाते हैं 5 को, D को एक साथ 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं एक साथ 5? क्योंकि इनकी एनर्जीज जो है वो क्या होती है? सेम होती है. लेकिन जब इनको लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड के लोन पेयर और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शंस होते हैं, और रिपल्शंस होने की वजह से ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो है वो डीजेनरेट नहीं रहते, दे विल स्प्लिट अप, टूट जाती हैं. कितने में? 2 एनर्जी लेवल्स में. और उस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्या बोलेंगे उसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ठीक है. तो अपन ने क्या बात की? व्हेन लिगेंड अप्रोचेस अ सेंट्रल मेटल एटम then there will be repulsions between the electron pairs of metal and lone pairs of ligand, and due to these repulsions the degenerate d orbital will split up into 2 energy levels which is known as crystal field splitting. उसको अपन क्या बोलेंगे? crystal field splitting.
गॉट इट? तो अपन फिर से देखेंगे कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, फिर बात अपन करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ जाएंगे अपन। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री बनाई है अपन ने। ये मेटल है, ये लिगेंड इस तरह से एक्सिस के ऊपर से, आपको पता है सारे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो लिगेंड जो है वो एक्सिस के ऊपर से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है? एक्सिस के ऊपर से। ये अपनी मेटल की डी ऑर्बिटल है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। ये मेटल की डी ऑर्बिटल है। आपको पता है डी ऑर्बिटल कौन कौन सी है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स है अपने पास में, ठीक है। अब जब ये लिगेंड, ये मेटल की 5 ऑर्बिटल्स हैं एक्सिस के ऊपर, अब जब ये लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल में उनमें भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लोन पेयर है वो भी पूरा इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आता है तो देयर विल बी रिपल्शंस। क्या हो जाती है? रिपल्शन हो जाती है। अब रिपल्शन होने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल है दे विल स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, लोअर T2g एंड हायर Eg। नीचे वाला क्या हो गया? T2g और हायर क्या हो गया? Eg। समझ आई बात? कैसे स्प्लिटिंग हुआ कि जो मेटल की डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होती हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, लेकिन जब लिगेंड अटैक करता है तो लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर नो मोर डीजेनरेट एंड स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, लोअर T2g एंड हायर Eg। अब इस T2g में कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dz। और इसमें कौन कौन से होते हैं? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ऐसा क्यों? ये 3 नीचे क्यों? ये 2 ऊपर क्यों? ये भी तो हो सकते थे नीचे, वो अपन लिखेंगे। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा शेप्स के साथ में जाएंगे, ठीक है। यहां पे ये देख लीजिए आप कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड मेटल को कहां से अप्रोच करता है? एक्सिस के ऊपर से। कहां से अटैक करता है? ऑन द एक्सिस से, ठीक है। अब अपन डी की शेप्स देखते हैं। आप याद करिए अपन 11th में डी की शेप्स पढ़ी थी। स्पेस का मैं तो यही बना रही हूं मैं। ये मान लेते हैं अपन डी एक्स वाई, ये एक एक्स एक्सिस मान ले, वाई एक्स मत मान ले। ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स, एक को एक्स एक्सिस मान लिया, एक को जेड एक्सिस मान लिया। दिस वन इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस वन इज डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए dxy, dyz, dzx, dx square y square and dz square। डिफरेंस नोट कीजिए आप। ये तीनों जो हैं dxy, dyz and dzx, all the 3, ठीक है, इनकी लोब्स आप देखिए दे लाइज बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। लेकिन अपन dx square y square और dz square के अगर लोब्स देखते हैं तो दे लाई अबव द एक्सिस, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। इनकी लोब्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। और ये जो इन तीनों के लोब्स जो हैं ये कहां पे लाई करते हैं? दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस के ऊपर से। तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर है सीधा सीधा, उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। एक्सिस के बीच वाला का तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट कांटेक्ट किसका हो रहा है? जो एक्सिस के ऊपर है। और कौन सी ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर है? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसलिए ये ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगी और ये हायर एनर्जी की हो जाएंगी और बची हुई बाकी की 3 लोब्स जो है वो क्या हो जाएंगी? लोअर एनर्जी की हो जाएंगी, ठीक है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट 5d ऑर्बिटल्स इन 2 एनर्जी लेवल्स इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? जहां पे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होती है वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाती हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज बैरी सेंटर। इस गैप को अपन क्या बोलते हैं? दिस गैप इज
डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, O4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या हो जाएगा, ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इट विल बी प्लस 3/5 डेल्टा नॉट, और यहां से लेकर यहां के जो डिफरेंस हो जाएगा दैट इज माइनस 2/5 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये इससे नीचे गया, एक्सेस के नीचे आ गया मान लीजिए, तो माइनस लगा दिया अपने 2/5 डेल्टा नॉट, और ये एवरेज एनर्जी से कितना ऊपर चला गया, प्लस 3/5 डेल्टा नॉट, इतना एनर्जी ऊपर चला गया। गॉट इट, समझ आया आपको सबको? ठीक है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। गॉट इट? ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखिएगा, इसमें मान लीजिए मुझे D6 भरना है, D6 की फिलिंग करनी है मुझे, दो केसेस में करनी है, व्हेन द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन द लिगेंड इज वीक। पहला केस क्या है, जब लिगेंड क्या हो अपना स्ट्रॉन्ग, दूसरा केस क्या है, जब लिगेंड क्या हो वीक। तो अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे, T2G6 और EG0। कैसे लिखेंगे, T2G6 एंड EG0। लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो पेयरिंग नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा। वीक लिगेंड में क्या हो जाएगा फिर कॉन्फ़िगरेशन अपना T2G4 EG2, T2G4 EG2। गॉट इट? समझ आया सबको? इस तरह से आपको करना है। अब मान लीजिए मुझे इसके लिए CFSE निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालनी है। इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालना है मान लीजिए आप, तो कितने इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 इंटू माइनस 2/5 डेल्टा नॉट प्लस 2 है 2 इंटू 3/5 डेल्टा नॉट। सॉल्व करते हैं इसको। गॉट इट? समझ आया सबको? इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अपन बात कर लेंगे थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वी हैव कंप्लीटेड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अपन बात करते हैं तो भी डी का स्प्लिटिंग होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, बट यहां पे थोड़े से चेंजेस होंगे स्प्लिटिंग में। कैसे होगा, यहां पे नीचे EG आ जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, T2G। ठीक है, तो EG में क्या हुआ, dx² y², dz², यहां क्या हुआ, dx² y dxy, dyz, dzx। ठीक है, दिस वन इज वेरी सेंटर। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 प्लस 2/5 डेल्टा t हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, दिस वन इज माइनस 3/5 डेल्टा t। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, अब ये अपोजिट क्यों हुआ? ठीक है, तो स्प्लिटिंग तो हो रहा है जैसे वहां हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, लेकिन यहां पे अपोजिट क्यों हुआ? तो आप थोड़ा सा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ध्यान दीजिए। आपको पता है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28। यानी कोई भी बॉन्ड जो होता है वो एक्सिस के ऊपर नहीं होता। ऑल द बॉन्ड्स आर लाइज बिटवीन द एक्सिस। सारे बॉन्ड जो है कहां लाई करते हैं, एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। एक्सिस के बीच में लाई करने से क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में है, लिगेंड कहां से अटैक कर रहा है, एक्सिस के बीच से अटैक कर रहा है। वहां ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कहां से अटैक कर रहा था, एक्सिस के ऊपर से। तो जो ऊपर ऑर्बिटल थी वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रही थी, वो ज्यादा एनर्जी की हो गई। यहाँ बीच से अटैक कर रहा है तो जो ऑर्बिटल्स बीच में है दे विल फील मोर रिपल्शन और वो ज्यादा एनर्जी की होंगी। और अपन ने अभी इनके डायग्राम्स बनाए थे, इनके ड्रॉ किया था इनको, तो अपन ने देखा था dxy dyz dzx जो है ये हमेशा एक्सिस के बीच में होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे विल फील मोर रिपल्शन। तो ये स्प्लिटिंग जस्ट उल्टा हो जाएगा और ये हायर एनर्जी के हो जाएंगे और ये लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। सो वी कैन से इन टेट्राहेड्रल
complexes, the crystal field splitting is opposite to that of octahedral complexes. बाकी और कुछ है नहीं, तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे. वहां ऊपर था 3/5 डेल्टा ओ जो था, यहाँ नीचे हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्बिटल्स नीचे आ गई, तो एवरेज एनर्जी से इतना नीचे चला गया, -3/5 डेल्टा टी, और यहाँ पे +2/5 डेल्टा टी. इस तरह से अपन इसको कह देंगे. तो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. इस तरह से हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर देंगे पहले, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा. गॉट इट. अब इसमें देखिए एक केस, एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आया है. अपने सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इतना नहीं है, बस स्प्लिटिंग दिया हुआ है कि अपोजिट होता है. एक क्वेश्चन आया हुआ है इन बोर्ड एग्जाम 2014 में आया सीबीएसई में कि वी आर हैविंग D4 कॉन्फिगरेशन. D4 कॉन्फिगरेशन, you have to write the configuration when pairing energy is greater than delta naught, second is delta naught is greater than pairing energy. Question 3 marks का था. What is crystal field splitting and write the electronic configuration of D4 when pairing energy is greater than delta naught, and second case is delta naught is greater than pairing energy. इन दोनों केसेस में आपको लिखना था. तो पेयरिंग एनर्जी तो कौन सी होती है? जो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए चाहिए होती है. ठीक है. और स्प्लिटिंग आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो अपन ने भी बात की है. तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो चीज ज्यादा है वो नहीं होगा. ठीक है. तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग नहीं होगी. यानी किसकी बात हो रही है? वीक लिगेंड्स की बात हो रही है, तो पेयरिंग नहीं होगी. तो अपना कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? T2G3 EG1, ये हो जाएगा कॉन्फिगरेशन. ठीक है. डेल्टा नॉट ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग हो जाएगा. द कॉन्फिगरेशन इज T2G4 EG0. इस तरह से आपको लिखना. ठीक है. बस 3 मार्क्स मिल गए. इतना आपको कॉन्फिगरेशन लिखना था सर. one for this and one for the definition of crystal field splitting energy. Got it? So let us revise. crystal field theory को अपन रिवाइज करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो crystal field theory जो होती है वो मेन किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द आयनिक नेचर. ठीक है. इन्होंने बीबीटी में क्या कहा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? प्योरली कोवेलेंट होता है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा? जो बॉन्ड होता है दैट इज आयनिक इन नेचर. कैसा होता है? आयनिक. आयनिक होगा तो पॉइंट चार्जेस होंगे यहाँ पे. मेटल जो होता है इट एक्ट्स एज पॉजिटिव चार्ज, और जो लिगेंड है इट एक्ट्स एज नेगेटिव चार्ज. अपने पास बहुत सारे रीजंस हैं मेटल को पॉजिटिव और लिगेंड को नेगेटिव कहने के लिए, तो यू कैन गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. फिर अपन ने देखा जहां पे भी इस तरह का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वहां पे जो फोर्सेस ऑपरेटिंग होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है. गॉट इट. फिर अपन ने देखा जब लिगेंड मेटल को अटैक करता है तो रिपल्शंस होती हैं किस किसके बीच में? लिगेंड के लोन पेयर में और मेटल के डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में. और उस रिपल्शंस की वजह से जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है लो एनर्जी लेवल में, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. गॉट इट. अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से दो अपन ने अलग अलग देखा कि इट इज आल्सो पॉसिबल इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में. तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बात की अपन ने. तो ऑक्टाहेड्रल में देखा कि लिगेंड जो है इट ऑलवेज अप्रोचेस फ्रॉम द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, टुवर्ड्स द एक्सिस. तो इसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर होंगी उनका सीधा सीधा अटैक होगा. दे विल फील मोर रिपल्शन. इस वजह से जो ऑर्बिटल्स थी dx2 y2 dz2 वो हायर एनर्जी की हो गई, और जो dxy dz dzx जो है वो लोअर एनर्जी की हो गई. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जस्ट इससे अपोजिट होगा. गॉट इट? समझ में आया? ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम विल गो फिर नेक्स्ट टॉपिक. तो अपना जो चैप्टर जो है इट इज नियर अबाउट कंप्लीशन. धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है. बस 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं. तो गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.